Good morning, student. Today we are going to start our chapter number 3, Nazism and the rise of Hitler. Birth of Weimar Republic. Germany fought the First World War 1914 to 1918, along with the Austrian Empire and against the Allies. जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था 1914 से 1918 के बीच जो चला था, उस विश्व युद्ध को लड़ा था ऑस्ट्रिया एम्पायर के खिलाफ, और साथ ही साथ अलाइज था 3 देशों की सेना का संगठन। जो 3 देश कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। इन 3 देशों का जो संगठन बना था उसे अलाइज के नाम से जाना जाता था। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम. However, the Allies won, defeating Germany and the Central Power in 1918. जर्मनी ने शुरुआत में फ्रांस और बेल्जियम के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। हालांकि जब अलाइज सामने आया तो जो संगठन था उसने जर्मनी को 1918 में हराकर वापस से उन पर अपना अधिकार जमा लिया। A national assembly made at Weimar and established a democratic concentration with the federal structure. The republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany defeat at the end of the First World War. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace of Versailles. जो डिस्ग्रेस ऑफ वर्सलीज कहा जाता है कि जो नेशनल असेंबली थी वो व्यवहार में हुई। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया, प्रजातांत्रिक संतुलन बनाने की कोशिश की, प्रजातांत्रिक रूप से सरकार बनाने की कोशिश की। हालांकि वहाँ के खुद के लोग, उनके अपने लोग इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जो भी वर्सलीज में हुआ, जो वर्सलीज की संधि में हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें देश की छवि जो है वो लोगों के सामने खराब हुई है, और साथ ही साथ जो उनके ऊपर ज़बरदस्ती के कानून लागू किए गए हैं इस संधि की वजह से, वो लागू नहीं होने चाहिए थे, तो वो खुद इसके पक्ष में नहीं थे। द इफेक्ट ऑफ द वार हैड अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द एंटायर कंटिनेंट, बोथ फिजियोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली. फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर, यूरोप बिकेम अ डेबिटर. क्या हुआ कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद यूरोप, जो कि पहले क्रेडिटर था, यानी कि लोगों को पैसा देता था या सहायता देता था, वो अब एक डिबेटर बन गया, वो एक कर्जदार बन गया दूसरे देशों का। और इसने केवल मनोवैज्ञानिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी उसे बहुत बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया। जो क्रिटिसाइजर्स थे, जो लोग साथ देते थे वेमार रिपब्लिक के लोगों का, वो भी अब आसानी से लोगों के गुस्से का शिकार होने लगे, क्योंकि लोगों का यही मानना था कि वेमार रिपब्लिक की नाकामी है जो वर्सलीज की संधि हुई। उन लोगों के लिए अब ये लगने लगा कि ये वर्सलीज की संधि जर्मनी के लोग अपना अपमान मानने लगे। पॉलिटिकल रेडिकेशंस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. द बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक कंसिडर्ड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पेक्टिस लीक्स ऑफ द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया. द स्पेटलिस्टिक फाउंडेड द कम्युनिटी पार्टी ऑफ जर्मनी. जो जन्म हुआ इस समय वेमार रिपब्लिक का, उसी के साथ साथ कोइंसिडेंटली वो कारण बना स्पेटलिस्ट लीग के जन्म का। जैसे कि हमने पढ़ा था बोल्शेविक रेवोल्यूशन में जो बोल्शेविक पार्टी निकल के आई थी, सेम इसी तरह से यहाँ पर स्पेर्टकिस्ट जो पार्टी है वो निकल के आई और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन किया। पॉलिटिकल रेडिएशंस वाज हाईलाइटेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923. 1923 में जब सामना हुआ इनका चुनाव प्रचार में, तो इन्होंने जो क्राइसिस आए थे, जो मंदी आई थी 1923 की, उसको इससे जोड़ा कि ये जो वेमार रिपब्लिक है उसकी हार के कारण ही हुआ है। जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वार रिपार्टीशंस. फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया. Germany retained with printing paper currency recklessly. The value of the German mark collapsed. Prices of goods soared. There was hyperinflation. क्या हुआ कि जो उस समय पे जब ये लोग सामने आए कम्युनिस्ट पार्टी वाले, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जीतने के बाद कहा कि अब हम जो जर्मनी है वो जो युद्ध से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करेगा, यानी कि वो वर्सलीज की संधि को तोड़ता है। तो इसके खिलाफ फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने जो वहाँ की लीडिंग जगह थी, जो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते थे, उनके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो उससे बचने के लिए, उस नुकसान से बचने के लिए जर्मनी ने अपनी जो मुद्रा थी, जो पेपर मुद्रा थी, उसको बिना देखे ही छापना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में छापना शुरू कर दिया। और उसकी वजह से क्या हुआ
कि जो मुद्रा की कीमत थी वो गिर गई और सामानों की कीमत बढ़ गई। वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मुद्रा की कीमत गिर गई और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, यानी कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव जो मुद्रा में होते हैं उसकी सिचुएशन आ गई। द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, इस समय के जो सबसे बुरे वक्त का दौर गया वो 1924 to 1928। सम स्टेबिलिटी येट इट वाज बिल्ट ऑन सैंड। 1924 से 1928 के बीच ऐसा लगता था कि शायद कहीं कोई स्टेबिलिटी है, लेकिन ये सब कुछ एक रेत के ढेर पर खड़ा हुआ साबित हुआ। In 1924, with the introductions of Dawes Plan by the American, Germany come out from the financial instability. Germany was totally dependent on short-term loans, largely from the USA. इस समय पे जो ड्रॉस प्लान आया उसके अकॉर्डिंगली उसको बाहर निकाला गया, वहाँ से जर्मनी को जो वर्सलीज की संधि थी उससे बाहर निकाला गया। उसके बाद वो डिपेंड हो गया था अमेरिका से मिलने वाली छोटे छोटे जो लोन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो गया था। छोटे छोटे समय के लिए जो लोन मिलते हैं अधिकतर वो अमेरिका से ही मिलते थे। तो हुआ क्या कि जब एक बार क्राइसिस आ गई थी, जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कांड वहाँ पर हुआ था, जो वहाँ का सबसे बड़ा एक्सचेंज ऑफिस है जिसमें कि करेंसी का आदान प्रदान होता है, जिसमें पता चलता है कि मुद्रा की कीमत क्या है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गिरावट आ गई। तो उसकी वजह से यूएसए ने लोन देना बंद कर दिया और इस समय पर ये वजह बनी जर्मनी में लोगों के बेरोज़गार होने की। जो कमज़ोर वर्ग था या मध्य वर्गीय लोग थे उन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया रोज़ी रोटी का। द वेमार रिपब्लिक हैड सेम इनहेरेंट इफेक्ट्स। तो उस समय पर वेमार रिपब्लिक ने दो चीज़ें लेके आई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वो कम मात्रा में लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। आर्टिकल 48 जो था वो लागू कर दिया गया, जिसमें कि लोगों के ऊपर जितने भी उनके राइट्स होते हैं, सिविल राइट्स जो होते हैं, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। हिटलर राइज टू पावर। Hitler was born in Austria 1889. He earned many medals for bravery in the First World War. The Germany defeat horrified him. The Treaty of Versailles made him furious. He joined the German Workers' Party and renamed it National German Workers' Party. This later becomes to be known as the Nazi Party. जो हिटलर था उसका जन्म हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। उसने बहुत सारे बहादुरी के खिताब जीते थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जर्मनी की हार ने उसको बुरी तरह से तोड़ दिया था और उसके अंदर जो वर्सलीज की संधि थी उसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा भर गया था। उसने क्या किया, उसने उसके बाद ज्वाइन कर ली जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको कि आगे चलकर, क्योंकि वो एक छोटे नेता से बड़े नेता के रूप में सबके सामने आया, उसके बाद उसने आगे चलकर इसका नाम बदल कर रख दिया नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी, जो कि आगे चलकर नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। Nazis became a mass movement only during the Great Depression. The Nazi propaganda strict hope for a better future. Hitler was a powerful and effective speaker. He promised the people a strong nation where all would get employment. जो नाजिम्स था वो आगे चलकर एक बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया और जो ग्रेट डिप्रेशन का समय था, यानी कि जो लोगों के सबसे ज़्यादा डिप्रेस होने का समय था, उस समय पर उन लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई थी उसने, और कि हमारा जो भविष्य होगा वो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ वो एक बेहतरीन वक्ता था जो कि बहुत अच्छा बोलता था और बहुत शक्तिशाली था। तो लोग उसकी बातें सुनते थे और उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो उसने लोगों को विश्वास दिलाया था कि जल्दी ही ऐसा वक्त आएगा कि हमारे देश में सभी के पास रोज़गार होगा। द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का अंत। Hitler achieved the highest position in the cabinet of ministers of 30 January 1933. Hitler then set out to dismiss the structures of democratic rule. हिटलर ने सबसे बड़ी पोजीशन हासिल की 30 जनवरी 1933 को, जो जर्मनी के शासन में सबसे बड़ी पोस्ट हासिल की। और उसने क्या किया, उसने उसी वक्त जो डेमोक्रेटिक रूल्स थे, जितने प्रजातांत्रिक अधिकार थे, सभी के ऊपर बैन लगा दिया। The Fire Decree of 28 February 1933 suspended civil rights like freedom of speech, press and assembly. उसने क्या किया, जितनी भी उनके सिविल राइट्स से, जो उनके नागरिकों के अधिकार थे, उन सभी के ऊपर 28 फरवरी 1933 से पूर्णतः रोक लगा दी, जैसे कि बोलने की आज़ादी, कुछ लिखने की आज़ादी या कहीं पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की आज़ादी, उन सभी चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो बैन कर दी गई
और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को कंसंट्रेशन कैंप्स में ज़बरदस्ती भेजा जाने लगा और जितने लोग थे उनके ऊपर ज़बरदस्ती शासन किया गया। लोग पुलिस को इतनी छूट दी गई कि वो लोगों को डरा धमका कर उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट टाइम पर। थैंक यू।